हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आपका जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का बीए फर्स्ट सेमेस्टर का मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडिवल हिस्ट्री का जो आपका पेपर हुआ है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आज के इस वीडियो में मैं उसी को पूरा डिटेल में हल कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने मध्यकालीन इतिहास लिया है, चाहे वह आपका मेजर सब्जेक्ट में हो या फिर माइनर में, दोनों का एक ही एग्जाम हुआ होगा, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और अपने आंसर्स पूरा 75 क्वेश्चंस का मैच कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं और आपको कितना नंबर मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें ये पूछा है कि हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है स्तंभों पर, दूसरा है मुहरों पर, तीसरा है पुस्तकों पर, चौथा है मूर्तियों पर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, मुहरों पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पेपर है वो बाईलिंगुअल है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। तो यहाँ पर मैं हिंदी में हल करा रहा हूँ। अगर आपका जो लैंग्वेज प्रेफरेंस इंग्लिश है, तो आप यहाँ से साइड में देख के हिंदी वाला ऑप्शन मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, मुहरों पर मिला था। जो मतलब आपका हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख थे वो मुहरों पर मिले थे। और उसके बाद में आपका जो दूसरा है वो है आपका कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था वो मतलब अशोक ने लड़ा था। और कलिंग जो आज है, मतलब आज के समय में जो अपना उड़ीसा प्रदेश है, वो पहले उसमें जो मौर्य काल था उस समय उसे कलिंग कहा जाता था। तो यहाँ पर कलिंग का युद्ध जो है वो मतलब मध्यकालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है बेशनगर अभिलेख में, दूसरा है बरहुत अभिलेख में, तीसरा है जूनागढ़ अभिलेख में, चौथा है अशोक के 13वें अभिलेख में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है दूसरे प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर चौथा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, अशोक के 13वें अभिलेख शिलालेख में जो है आपका कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और इसके बाद में आपका जो तीसरा प्रश्न है वो ये पूछा है कि पिपरहवा का धातु पात्र किससे संबंधित है। शिव से, महात्मा बुद्ध से, सूर्य से या फिर महावीर स्वामी से। तो यहाँ पर आपका जो तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर जो आपका पिपरहवा का धातु पात्र है, मेटल कंटेनर, वो आपका महात्मा बुद्ध जी से संबंधित है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न में जो ये पूछा गया है कि किस मौर्यकालीन अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो चौथे का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कौशाम्बी का अभिलेख है उसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो जो चौथे का तीसरा है वो आपका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद में ये पूछा गया है कि पांचवें में कुमार देवी का संबंध किस गढ़ से था। यानी कि जो कुमार देवी राजकुमारी थी, आपकी जानकारी के बता दें कि कुमार देवी की जो शादी हुई थी वो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी, जो मौर्य साम्राज्य के मतलब राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर जो कुमार देवी का संबंध मतलब जहाँ से वो आई थी वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। यहाँ पर आपका जो है पांचवे का दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका छठवें में ये पूछा गया है कि विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि डाट 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 में मानी जाती है। यानी कि विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि किस ईसा पूर्व में किस ईसा पूर्व में मानी जाती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है दिया गया है, करेक्ट आंसर है वो आपका पहला 57 BC है, जो 57 ईसा पूर्व मानी जाती है विक्रम संवत की तिथि। और जो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी वो आपका विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था, उन्होंने शुरू किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी और जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 57 ईसा पूर्व में हुई थी। और सातवें में ये पूछा है कि दिल्ली के मेहरौली स्तंभ लेख में किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है। यानी कि आपका जो दिल्ली का मेहरौली का लौह स्तंभ है उसमें किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है। तो यहाँ पर सातवें का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, जो दिल्ली का मेहरौली का लौह स्तंभ है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर विक्रमादित्य नाम नहीं दिया गया है, लेकिन विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। तो यहाँ पर चंद्र दिया गया है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी लेके बता दी कि दिल्ली का जो मेहरौली का लौह स्तंभ है वो मतलब है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में बनवाया गया था। और उसकी खासियत ये है कि आज भी आप जो आपका दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ है वो आज भी दिल्ली के मेहरौली में है, लेकिन आज भी वो लोहे का बना है और आज भी अभी तक उस पर जंग नहीं लगा है। और उसके बाद में आपका जो आठवां प्रश्न है उसमें ये पूछा है कि इस गुप्त शासक काल में फायान भारत आया था। तो यहाँ पर ये पूछा है कि किस गुप्त
शासन के काल में फायान जो आपका था वो चीनी यात्री था, तो किसके शासन काल में भारत आया था? तो 8वें का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर चौथा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान जो एक चीनी यात्री था वो भारत आया था। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है आपका नौवें में ये पूछा है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका जो नौवें का पहला ऑप्शन है बिल्हड़, दूसरा है कालिदास, तीसरा है हरिश्चंद्र और चौथा है रविकीर्ति। तो यहाँ पर नौवें का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हरिश्चंद्र। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक जो है वो हरिश्चंद्र जी हैं। और अगला प्रश्न है आपका 10वें में ये पूछा गया है चंद्रगुप्त प्रथम की यह पत्नी लिच्छवी राजकुमारी थी, यानी कि इसमें से जो दिया गया था, अभी ये प्रश्न मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो कुमार देवी थी वो लिच्छवी की राजकुमारी थी, और जो वो चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त प्रथम उनकी पत्नी थी, उनकी जो पत्नी थी वो मतलब कुमार देवी थी और वह लिच्छवी की राजकुमारी थी। तो यहाँ पर ये प्रश्न अभी ये पूछा है कि चंद्रगुप्त प्रथम की यह पत्नी लिच्छवी की राजकुमारी थी, यानी कि इनमें से कौन जो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी वो लिच्छवी की राजकुमारी थी? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वह आपका पहला कुमार देवी। और अगला प्रश्न जो है आपका ग्रह में ये पूछा है इस शासक ने गुप्त संवत आरंभ किया था, यानी कि यहाँ इसमें लिस्ट में जो दिया है चारों ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इनमें से किसने गुप्त संवत का आरंभ किया था? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए विक्रम संवत नहीं पूछा है। जो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी वो आरंभ किया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने। और यहाँ पे गुप्त संवत पूछा है, तो गुप्त संवत की जो शुरुआत हुई थी वो किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो 11वें का पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला चंद्रगुप्त प्रथम। और इसके बाद में ये पूछा है कि समुद्रगुप्त ने इस काल में शासन किया था, यानी कि जो समुद्रगुप्त का शासन काल था वो मतलब कब से कब तक था? तो यहाँ पर आपका जो 12वें का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, 335 से लेकर 380 एडी तक। और कुछ जो मतलब इतिहासकार है वो समुद्रगुप्त का शासनकाल 340 से 380 तक मतलब मानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 340 से लेकर 380 तक जो करेक्ट नियरली लाई करता है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है। तो 335 से 380 एडी तक समुद्रगुप्त का जो है वो शासनकाल था। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन। और इसके बाद में 13वें में ये पूछा है कि गुप्तों की राजकीय सील पर प्रतीक होता था, यानी कि जो गुप्त शासक थे उनकी राजकीय सील का प्रतीक क्या था? हाथी था, मोर था, चीता था या गरुड़ था? तो आपके लिए बता दें कि आपका जो करेक्ट आंसर है 13वें क्वेश्चन का वो है आपका चौथा। गुप्त शासक काल थे, गुप्त शासक थे जितने, उनके राजकीय सील का जो प्रतीक था वो गरुड़ था आपका। और इसके बाद में आपके अगले प्रश्न जो 14वां है उसमें ये पूछा है कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर आपका जो है 14वें का करेक्ट आंसर है वो है आपका पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर जो गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी थी वो आपका मतलब पाटलिपुत्र पहली मतलब राजधानी जो थी वो पहले थी, लेकिन बाद में जो गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी उसे उज्जैन बना दिया गया था। यानी कि जो अब यहाँ पे उज्जैन तो दिया नहीं है, लेकिन जो पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र वो दिया गया है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया गया था, उसके बाद उज्जैन को जो है राजधानी बनाया गया था गुप्त साम्राज्य का। और उसके बाद में 15वें में ये पूछा है कि भारत का नेपोलियन उपाधि समुद्रगुप्त को किसने दी? यानी कि यहाँ पे जो चार ऑप्शन है मतलब इतिहासकारों के V.A. स्मिथ, मार्शल, D.D. कौशाम्बी और उसके बाद में है R.D. बनर्जी। तो यहाँ पर किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका V.A. स्मिथ। इन्होंने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। और इसलिए कहा था कि समुद्रगुप्त ने क्यों मतलब इसलिए कहा था क्योंकि जो नेपोलियन था, नेपोलियन किसे कहा जाता है? जो नेपोलियन था वो फ्रांस का मतलब राजा था, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और उसने अपने जीवन काल में जितनी भी लड़ाई लड़ी थी वो मतलब कभी नहीं हारी थी। और उसकी मृत्यु कब हुई थी? जब उसका 1815 में जब वाटरलू का युद्ध था, उसकी जिंदगी का आखिरी युद्ध था, उसी में वो हारा था। तो यहाँ पर जो उन लोगों ने थे उसे बंदी बना लिया था और उसके मतलब मृत्यु तक उसे मतलब बंदी गृह में रखा था। लेकिन वो अपनी जिंदगी में उससे पहले जितनी भी लड़ाई लड़ा था उसमें हमेशा विजयी रहा था, कभी हारा नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे समुद्रगुप्त ने भी अपनी जिंदगी मतलब अपने शासन काल में जितनी भी लड़ाई लड़ी वो उनमें हमेशा जीत हासिल की। इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला। और इसके बाद में 16वें में ये पूछा है कि नागवंश की किस राजकुमारी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला कुबेर नागा। 16वें का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला कुबेर नागा।
और अगला प्रश्न है आपका 17वां, तो उसमें ये पूछा है कि किस शासक ने अपने अभिलेख में लिखा है सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो यहाँ पर आपका 17वें का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर चौथा। जो अशोक के अभिलेख है उनमें ये लिखा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। और उसके बाद में 18वें में ये पूछा है कि देवनाम प्रिय एवं प्रियदर्शी किस सम्राट की उपाधियां है। तो यहाँ पर जो ये उपाधियां देवनाम प्रिय एवं प्रियदर्शी दी गई थी वो अशोक को दी गई थी। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला अशोक। और 19वें में ये पूछा है कि देवगुप्त की उपाधि किस शासक से संबंधित है, यानी कि इनमें से जो दिया गया चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इनमें से किसे देवगुप्त की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, चंद्रगुप्त प्रथम को देवगुप्त की उपाधि दी गई थी। और आपका अगला प्रश्न है 20वें में ये पूछा है कि गुजरात के शकों पर किसने विजय प्राप्त की। तो यहाँ पर आपका जो 20वें का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात के शकों पर विजय प्राप्त की थी। और इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 21वां, इसमें ये पूछा है कि नालंदा महाविहार का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और या फिर कुमारगुप्त प्रथम ने। तो यहाँ पर आपकी जानकारी लेके बता दें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्हें चंद्रगुप्त प्रथम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। और जो आपका 21वें का करेक्ट आंसर है, जो नालंदा महाविहार का निर्माण करवाया था वो करवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने। तो यहाँ पर आपका जो है चौथा करेक्ट आंसर है 21वें का। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अंतिम गुप्त शासक कौन था। तो यहाँ पर आपका जो है अंतिम गुप्त शासक था वो था आपका बुद्धगुप्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो है 22वें का वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 23वां में ये पूछा है कि देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है, कौटिल्य की, कालिदास की, विशाखदत्त की, या फिर महावराह मिहिर की। तो यहाँ पर आपका देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है, जो आपका 23वें का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, ये विशाखदत्त की रचना है। और 24वें में ये पूछा है कि विष्टि शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास लिया होगा और उसका पेपर दिया होगा तो प्राचीन इतिहास के पेपर में भी यही पूछा था कि विष्टि शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन यही पूछा था, जो ऑप्शन दिया गया था वो भी सेम है। प्राचीन इतिहास में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपका जो विष्टि शब्द है वो आपका वैदिक काल से रिलेटेड है, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है। तो यहाँ पर विष्टि शब्द का जो अर्थ है वो है आपका बेगार, यानी कि जो मतलब फोर्स लेबर होते हैं उन्हें ही मतलब विष्टि कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका पहला है। और आपका अगला प्रश्न है 25वां, उसमें ये पूछा है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान धारानगर किस राजवंश की राजधानी था। यानी कि इस समय जो इस समय मतलब मध्य प्रदेश का जो वर्तमान धारानगर है वो पहले किस राजवंश की राजधानी था। तो यहाँ पर आपका जो 25वें का करेक्ट आंसर है वो है आपका परमार वंश की राजधानी था। जो इस समय मध्य प्रदेश का जिसमें धारानगर है वो पहले परमार वंश की राजधानी था। और उसके बाद में 26वें में ये पूछा कि तराइन का पहला युद्ध किसने जीता था। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो यहाँ पर जो पहला युद्ध था वो उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो दिया है ऑप्शन नंबर दूसरा 26वें का वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो आपका तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, उसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। और आपका 27वें में ये पूछा है कि राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा पृथ्वीराज चौहान। और इसके बाद में 28वें में ये पूछा है कि हिंदू शाही राजवंश की राजधानी थी, इनमें से क्या थी। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर है 28वें का वो है आपका जो है दूसरा, हिंदू शाही राजवंश की जो राजधानी थी वो थी उद्भांडपुर। तो यहाँ पर उद्भांडपुर नहीं दिया, सिर्फ उद्भांड दिया है। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो आपका सही है। और अगले प्रश्न में ये पूछा है कि किसने मुंजराज को कविमित्र कहा है। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका पद्मगुप्त। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका पद्मगुप्त ने मुंजराज को कविमित्र कहा है। और इसके बाद में 30वें में ये पूछा है कि पल्लवों की राजधानी है, यानी कि इनमें से जितने भी शहर दिया गया है उसमें से पल्लवों की राजधानी कौन सा शहर है, वह तापी था या फिर कांची थी या फिर तंजौर था या फिर मदुरा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है 30वें का वो है आपका दूसरा, जो पल्लवों की राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। तो यहाँ पर कांचीपुरम नहीं दिया है, बस कांची दिया है। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और 31वें में ये पूछा है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर आपका जो 31वें का करेक्ट आंसर है वो है आपका सीयक प्रथम जो था वो परमार वंश का संस्थापक था। और उसके बाद में 32वें में ये पूछा है कि
शाकंभरी के चाहमान वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वासुदेव। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। और उसके बाद में ये आपका जो है दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, जो शाकंभरी के चाहमान वंश का संस्थापक थे वो थे वासुदेव। और इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है 33वां में ये पूछा है कि मोहम्मद गोरी के सेनापति का नाम क्या था? तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी के सेनापति का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता ही होगा, ये गुलाम वंश का जो है संस्थापक भी था। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो शासन की सत्ता थी मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाल ली। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक को मतलब गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। और इसके बाद में ये पूछा है कि 34वें में अरडो राज की रानी का नाम क्या था? तो यहाँ पर आपका दिया है कुमार देवी, दूसरा है चेतना चेलना, तीसरा है संयोगिता, चौथा है कांचन देवी। तो यहाँ पर आपको जो अरडो राज की रानी थी उनका नाम है कंचन देवी, और उनकी एक और रानी थी उनका नाम था सुधवा। तो यहाँ पर सुधवा नहीं दिया है, लेकिन जो आपका मतलब कंचन देवी है वो दिया है। तो यहाँ पर आपका जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट है। और 35वें में ये पूछा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो के थ्रू आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपका जो 36वां क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? यहाँ पर सोमनाथ जो आपका मतलब मंदिर है वो आपका गुजरात में है। और जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो वहाँ पे मतलब बहुत सारी वहाँ पे लूटपाट मचाई थी, और कम से कम बहुत सारा सोना और बहुत सारे मतलब जो हीरे जवाहरात थे लूट कर उन्हें अरब देश की तरफ ले गया था। तो यहाँ पर जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था वो आपका हुआ था 1025 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो यहाँ पर 1025 इसमें दिया है, तो 1024 1025 ईस्वी के आसपास इसे माना जाता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो चौथा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। उसके बाद में 27वें में ये पूछा था कि चंदावर का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो यहाँ पर आपका जो 37वें का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, चंदावर का युद्ध जयचंद के साथ हुआ था। और उसके बाद में 30वें में ये पूछा है कि मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम जो था वो था शहाबुद्दीन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। और इसके बाद में 39वें में ये पूछा है कि तराइन का युद्ध कितनी बार हुआ था? जो तराइन का युद्ध है वो मेनली मतलब 3 ही बार हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसे 4 बार मानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो तराइन का युद्ध हुआ था वो मेनली 3 ही बार हुआ था, लेकिन बीच में मतलब छोटे मोटे युद्ध भी मतलब हुए थे। और 40वें में ये पूछा है कि मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पर आपका जो 40वें का करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया था। और इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है वो आपका प्रश्न है 41वें नंबर का। तो यहाँ पर 41वें प्रश्न में ये पूछा है कि राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर पहला था है सैन्य व्यवस्था, आर्थिक संकट, तीसरा है आपसी फूट, चौथा है गूढ़ गुप्त व्यवस्था। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका तीसरा, आपसी फूट। अगर आपसी फूट राजपूतों में नहीं हुई थी तो यहाँ पर जो है इसमें मतलब अपने इंडिया में मुस्लिम शासक थे उन तो यहाँ पर राज भी नहीं कर पाते, लेकिन जो राजपूतों के आपसी फूट की वजह से उन्हें मौका मिला और उन्होंने एक एक करके सारे मतलब भारत के जितने भी राज्य थे उन पर कब्जा जमा लिया। और उसके बाद में 42वें में ये पूछा है कि प्रतिहार राजवंश के शासक महिपाल के समय किस यात्री ने भारत की यात्रा की? तो यहाँ पर 42वें का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, अल मसूदी ने यात्रा की थी। और 43वें में ये पूछा है कि दुर्लभ राज चहमान किस प्रतिहार वंशी शासक का सामंत था? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है 43वें का वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, वत्सराज। और इसके बाद में 44वें में ये पूछा है कि प्रतिहार वंश में वत्सराज का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कौन था? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है 44वें का, जो वत्सराज का उत्तराधिकारी एवं जो पुत्र था वो था आपका नागभट्ट द्वितीय। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा आपका जो है वो करेक्ट है। और इसके बाद में ये पूछा है 45वें में कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका जो सवाल है हिंदी साहित्य से पूछा है। अगर आप कहेंगे तो मतलब हिंदी साहित्य का ही ये सवाल है। तो यहाँ पर सवाल बहुत मतलब क्वेश्चन जो है आपका बहुत ईजी पूछा है। तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? जो पृथ्वीराज रासो के लेखक है वो है चंद्रबरदाई। और जो चंद्रबरदाई थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, तो उन्हीं की वीरता के संबंध में इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो। और जो पृथ्वीराज रासो है आपका हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी इसे माना जाता है।
और उसके बाद में 46वें में ये पूछा है कि मोहम्मद घोरी की मृत्यु कब हुई थी। तो जो मोहम्मद घोरी की मृत्यु हुई थी वो है आपका 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो मोहम्मद घोरी की मृत्यु हुई थी वो 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। और 47वें में ये पूछा है कि केपी जायसवाल के अनुसार गुप्त वंश मूल रूप से था। तो यहाँ पर जो केपी जायसवाल है वो मतलब एक प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार हैं, तो उनके अनुसार जो गुप्त वंश मूल रूप से थे वो थे आपका शूद्र। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर दूसरा वो करेक्ट हो जाएगा। और 48वें में ये पूछा गया है कि बृहत संहिता का लेखक है। जो बृहत संहिता के लेखक हैं वो है आपके वराह मिहिर जी। तो यहाँ पर आपका 48वें का ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 49वें में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक लिच्छविदौहित्र कहलाता था। तो यहाँ पर आपका जो 49वें का करेक्ट आंसर है वो है आपका समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त जो है आपका करेक्ट आंसर है। और जो आपका समुद्रगुप्त है इसे लिच्छविदौहित्र क्यों कहा जाता था। तो समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त था। और अगले में भी कुछ देर पहले मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो शादी हुई थी चंद्रगुप्त प्रथम की, तो उनकी मतलब जो चंद्रगुप्त प्रथम की शादी हुई थी तो वो हुई थी मतलब लिच्छवी की राजकुमारी के साथ, कुमार देवी। तो चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी की राजकुमारी की जो संतान थी वो मतलब संतान थे वो समुद्रगुप्त थे, तो इसीलिए इन्हें लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। और 50वें में ये पूछा है कि श्रीलंका के किस शासक ने समुद्रगुप्त के दरबार में दूत भेजा था। जो दूत भेजा था वो मेघवर्मन ने भेजा था। तो यहाँ पर मेघवर्मन यहाँ पे है, पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और 51वें में ये पूछा है कि किस गुप्त शासक की उपाधि कविराज थी। तो यहाँ पर आपका जो 51वें का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। और 52वें में ये पूछा है कि किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं थे। तो यह वैदिक काल से प्रश्न आया है, आपका एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र से रिलेटेड बातें की गई हैं। और उसके बाद में उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो उपनिषद शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है सिटिंग नियर डाउन, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो करेक्ट है। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन है समीप बैठना। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में जो आपका 54 नंबर का क्वेश्चन है 54वां, उसमें ये पूछा है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो थे आपका स्नानागार। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद में ये आपका जो है 54वां क्वेश्चन ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से आया है। और उसके बाद में आपका 55वें में ये पूछा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो आपका प्रश्न जो पूछा था बहुत ईजी पूछा था। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 10, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। अगर आपको पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपका जहाँ पर 56वां 55वें के बाद 56वां आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पेज कुछ मतलब है आगे पीछे हो गया। तो चलिए 56वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 56वां क्वेश्चन इसमें ये पूछा है कि वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रजापति की। जो वैदिक सभा में वैदिक काल में सभा और समिति जो थी वो उन्हें मतलब प्रजापति की 2 पुत्रियों का रूप माना जाता था। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। और इसमें ये पूछा है कि 57वें कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपका सेम एंशिएंट हिस्ट्री के पेपर से कॉपी किया गया है कि प्राचीन इतिहास में यही सेम प्रश्न आया था। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो है आपका कृषि था। मतलब वो पशु भी पालते थे लेकिन जो मुख्य व्यवसाय था उनका कृषि ही था। और 58वें में ये पूछा है कि मगध के किस शासक को कुणिक नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि मगध के किस शासक को कुणिक नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो 58वें का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, अजातशत्रु को कुणिक नाम से जाना जाता था। और 59वें में ये पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे चाणक्य। और यहाँ पे दिया है विष्णुगुप्त कौटिल्य। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो ये विष्णुगुप्त और कौटिल्य नाम दिया गया है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये चाणक्य का ही नाम है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है, सॉरी पहला नहीं होगा, आपका जो करेक्ट आंसर है होगा उपयुक्त होगा सभी, उपयुक्त सभी, क्योंकि चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त था और कौटिल्य भी था। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 60वां। तो 60वां यहाँ पर ऊपर है। तो इसमें ये पूछा है कि बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था। तो यहाँ पर आपका जो पहला है जैन, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है आजीवक, चौथा है शैव। तो आपका जो बता दें कि जो बिंदुसार था वो ब्राह्मण धर्म का मतलब ब्राह्मण धर्म का पालन करता था। यहाँ पर जब आपका ब्राह्मण धर्म आता था वो आपका शैव के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और आपका अगले प्रश्न में ये पूछा है 61वें में कि हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है। तो आपको पता है ये प्रश्न इस मतलब पहले पूछा था एंशिएंट हिस्ट्री में। जो आपका 51वां मतलब क्वेश्चन है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से आया था। और ये प्रश्न आपका सीधा प्राचीन इतिहास का जो आपका BF फर्स्ट सेमेस्टर का वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है वहाँ से सीधा ही पूछा है पेपर, इस प्राचीन इतिहास के पेपर में से। तो उसमें इस ऐसे करके पूछा था जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की जगह पर हड़प्पा संस्कृति कर दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सेम है बस घुमा फिरा के पूछा है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन। और 62वें में ये पूछा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से कौन सा नहीं है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से पहला था जो आपका धम्म, दूसरा संघ, तीसरा है बुद्धा। तो चौथा जो है आपका सत्य, ये आपका नहीं है। तो आपका चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में आपका 63वां है। 63वें में ये 63वां आपका यहाँ है। इसके ऊपर जो आपका क्वेश्चन था 56वां 57वां, तो इसका उत्तर मैंने प्रोवाइड करवा दिया है अभी कुछ देर पहले। तो आपका 63वां क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछा है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान में कितने शासकों को पराजित किया था। तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है उसमें ये पूछा है 14, दूसरे में 8, तीसरे में 12, चौथे में 10। तो यहाँ पर आपका जो 63वें का करेक्ट आंसर है वो है आपका तीसरा, 12 शासकों को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में। और 64वें में ये पूछा है कि हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। तो इनमें से जो दिया गया चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, शिवगुप्त, इनमें से हरिसेन किसके दरबार में दरबारी कवि था। तो यहाँ पर आपका जो 64वें का करेक्ट आंसर है वो है आपका समुद्रगुप्त। यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और 65वें में ये पूछा है कि वेंगी के किस शासक को समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। तो यहाँ पर वेंगी के जो शासक थे हस्तिवर्मन, उन्हें पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन जो है हस्तिवर्मा मतलब करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में 66वें में ये पूछा है कि हाथी गुम्फा मतलब जो हाथी गुफा है अभिलेख की शासक के विषय में बताता है। तो यहाँ पर आपका जो हाथी गुफा अभिलेख है वो है आपका खारवेल के जो शासक थे खारवेल, इनके विषय में बताता है। और इसके बाद में आपका जो 67वां क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि प्रतिहार राजा का नाम बताइए जिसने सबसे पहले कान्यकुब्ज को प्रतिहारों की राजधानी घोषित किया। तो यहाँ पर आपका जो 67वें का करेक्ट आंसर है वो है आपका नागभट्ट प्रथम। आपका ऑप्शन तीसरा जो है वो करेक्ट है। और उसके बाद में 68वें में ये पूछा है कि राजपूत शब्द प्राचीन संस्कृत किस भाषा शब्द का अपभ्रंश है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राजपुत्र। जो राजपूत शब्द है वो संस्कृत भाषा राजपुत्र शब्द से लिया गया है। और इसके बाद में आपका जो अगला प्रश्न है वो आपका 69वां, उसमें ये पूछा है कि अरब यात्री का नाम जिसने कहा था कि मिहिर भोज अरबों का शत्रु था। तो यहाँ पर जो मिहिर भोज के समय 2 अरब यात्री मतलब भारत की यात्रा किए थे। पहला था सुलेमान, दूसरा था अल-मसूदी। तो यहाँ पर जो सुलेमान था उसने ही कहा था कि जो मिहिर भोज है मतलब जो इंडियन शासक है मिहिर भोजक है वो है अरब के मुसलमानों का शत्रु है, अरब देशों का मतलब शत्रु है। क्योंकि उस समय मिहिर भोज ने बहुत सारे अरब देश के मुस्लिम शासकों को पराजित किया था। तो इसी के संबंध में सुलेमान ने कहा था कि जो मिहिर भोज है वो अरबों का शत्रु है। और अब आपके आ गए हैं 17वें क्वेश्चन पर। 17वें में ये पूछा है कि मुस्लिम आक्रमण के कारण सर्वाधिक क्षति किसे हुई। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका तीसरा। जब भी भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ मतलब अपने मध्यकालीन इतिहास की मध्यकालीन युग में, तो उसमें मंदिरों को सबसे ज़्यादा क्षति हुई। क्योंकि जितने भी मतलब अरब के शासक थे, जितने भी मुस्लिम शासक थे वो आक्रमण करते थे और सीधा हमारे मंदिरों में जितनी भी मतलब मूर्तियाँ थी और मतलब वो सब उठा ले जाते थे। आपको बता दें कि जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो सोमनाथ मंदिर से इतना ज़्यादा मतलब लूटपाट किया था कि 1400 ऊँटों पर पूरा सोना जो था 1400 ऊँटों पर लाद कर लेके गया था अरब देश। और 71वें में ये पूछा है कि 1010 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किस स्थान पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर आपका जो 71वें का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, मुल्तान पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने 1010 ईस्वी में। और 72वें में ये पूछा है कि सम्राट हर्षवर्धन का राज्यारोहण कब हुआ था। जो सम्राट हर्षवर्धन का राज्यारोहण हुआ था वो है आपका हुआ था 686 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है वो करेक्ट है। और इसके बाद आपका आता है 73वां क्वेश्चन। 73वें में ये पूछा है कि इनमें से कौन सी रचना सम्राट हर्ष द्वारा रचित है। तो यहाँ पर आपका हर्ष जो आपका मतलब
ये जो पहला ऑप्शन है रत्नावली, दूसरा है प्रियदर्शिका, तीसरा है नागानंद, तो चौथा है उपयुक्त सभी। तो आपका चौथा ऑप्शन जो करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हर्ष था वो खुद एक मतलब अच्छा रचनाकार था, तो मतलब उन्होंने उसने ही तीनों रचनाएं लिखी थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और यहाँ पे नागानंद। तो यहाँ पर आपका जो है मतलब तीनों ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन ने ही लिखी हैं। और यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है 74वें का, 74 में ये पूछा है कि चीनी यात्री ह्वेन सांग किस सम्राट के दरबार में आया था। तो आपको पता ही होगा कि हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री ह्वेन सांग आया था। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में 75वां जो है आपका इस समय अंतिम लास्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास के पेपर का। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर है 75वें में ये पूछा है कि बांसखेड़ा ताम्रपत्र का संबंध किस राजा से है। तो यहाँ पर आपका जो 75वें का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, हर्षवर्धन। तो दोस्तों आई होप कि आपने अपने आंसर मैच किए होंगे, सारे सभी जितने भी 75 क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स मैच किए होंगे। और मतलब अगर आपने मैच किए होंगे तो हॉनेस्टली आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपके कितने जो है क्वेश्चन वो सही हुए हैं। और दोस्तों इस चैनल पर मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जुड़ी मतलब जितने भी टॉपिक्स है, चाहे वो आपका एग्जाम हो, चाहे वो आपका मतलब अदर भी एडमिशन से मतलब जुड़ी जितने भी जानकारियां हों, तो उस पर मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको मतलब शिक्षा से जुड़े अदर फील्ड के भी अगर वीडियोज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।